नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी शपथ की। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। हम क्रिया खाई छी, नहीं कहियो शराब पियब आ नहीं पिय देबे। आज प्रशासन की जितना भी शराबबंदी से संबंधित कार्यक्रम अयते पूरा सहयोग करबे। तो 55 साल पहले यानी 1966 में बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। उस फिल्म का किरदार हीरामन एक भोला भाला इंसान था जो अपनी गलतियों के लिए 3 बार कसम खाता है। शराब के खिलाफ बिहार में बार बार कसम खिलाई जाती है, लेकिन ये कसम वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है। लिहाजा आज बिहार एक बार फिर शराब के खिलाफ कसम खाएगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और करूंगी। 55 साल पहले बिहार की पृष्ठभूमि पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। फिल्म तीसरी कसम का किरदार हीरामन अपनी गलतियों पर 3 कस्में खाता है, लेकिन इसी बिहार में 2017 से लगातार लोग शराब पीने की कस्में खा रहे हैं। पुलिस वाले कसम खाते हैं, आला अधिकारी कसम खाते हैं, नेता कसम खाते हैं, लेकिन वक्त के साथ कसम कमजोर पड़ती दिखने लगती है। एक बार फिर बिहार शराब के खिलाफ शुक्रवार को शपथ लेगा। नशे के खिलाफ संकल्प दोहराया जाएगा। इसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है, तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे, फिर एक बार शपथ होगा सब। सरकारी कर्मी समेत बिहार के लोग एक बार फिर शपथ लेंगे कि वो न तो शराब का सेवन करेंगे और न ही इसकी बिक्री होने देंगे। राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ पत्र जो पढ़ा जाएगा वो इस तरह का होगा। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ या ना रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा या करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा या जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की भागीदार बनूंगा या बनूंगी। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। 26 नवंबर को बिहार नशा मुक्ति दिवस मनाता है। इसी दिन हर साल शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। साल 2017 से ये सिलसिला जारी है। एक बार फिर बिहार शुक्रवार को शपथ लेने जा रहा है। शराबबंदी को लागू करने के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और करूंगी। तो शराब के खिलाफ मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सरगंज थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह के नेतृत्व में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बैजलपुर गांव में शराब की 2 भट्टियों को नष्ट किया गया है। मौके से 100 लीटर देसी महुआ शराब और 6 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। छापेमारी के दौरान 400 लीटर अर्ध निर्मित देसी महुआ शराब को भी नष्ट किया गया।
जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। साथ ही शराब तस्कर दीपक कुमार को गिरफ्तार भी किया गया। शराबबंदी पर सीएम के सख्त निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई के घेरे में कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनका शराब से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। पुलिस वाले बिना महिला पुलिस घरों में घुस जा रही है। बेतिया के मंझौलिया में भी पुलिस की एक घर पे छापेमारी अब गंभीर सवालों को खड़ा कर रही है। पुलिस ने यहां माधोपुर रमपुरवा में फर्नीचर व्यवसायी विनोद शर्मा के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी शराब का कोई बोतल या एक बूंद भी बरामद नहीं होती। और हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस यहां भी बिना महिला पुलिस के ही छापेमारी करने के लिए पहुंच गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर घर में घुसकर लूटपाट करने का आरोप लगाया है और महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप तक लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने सीएम से लेकर डीजीपी तक इसकी शिकायत की है। और मैं उधर से आई तो देखी कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं पूछी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारे घर में दारू बिकता है। हम लोग को सूचना मिला है कि दारू बेचाता है। और मैं बोली तो अनाप शनाप लोग बोलने लगे और बंदूक लिए थे, दिखाने लगे और गाली वाली देने लगे। इसमें पैसा था और गाना था, वो लोग सब लेकर चले गए। ये है कि हमारे घर में लूटपाट किया गया है। हम शराब कारोबारी नहीं हैं और हम बेतिया एसपी साहब से लेकर के हर एक विभाग तक हम आवेदन दे चुके हैं। अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए। निर्दोष है तो जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। हम अंदर से टूट चुके हैं। हालांकि मंझौलिया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने पुलिस की छापेमारी को लेकर सफाई दी है। उन्होंने दावा किया कि विनोद शर्मा के घर पर शराब बेची जाने और विनोद प्रसाद के खुद शराब पिए जाने की सूचना मिली थी, जिसे लेकर छापेमारी की गई। द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार एवं तथ्य से परे है। पूर्व से ही सूचना मिल रही थी कि अंग्रेजी दारू सुगली से मंगाते हैं, पीते भी हैं और पिलाते भी हैं और सेल भी करते हैं। इस संदर्भ में पूर्व से उनकी शिकायत थाने में दर्ज है। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां खान एवं भूतत्व मंत्री के ओएसडी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। मृत्युंजय कुमार के आवास पर यह छापेमारी की गई है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें पटना, कटिहार और अररिया में ये छापेमारी इस वक्त हुई है। भाई धनंजय कुमार के ठिकानों पर छापा मारा गया है। महिला मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर भी ये छापा। एसवीयू के एडीजे नैयर हसनैन खान ने इसकी जानकारी दी है। और पटना से ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर ओएसडी मृत्युंजय कुमार के घर और पैतृक आवास पर छापेमारी की गई है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह जांच इस वक्त होती हुई, जिसमें धनंजय कुमार और रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और विशेष निगरानी इकाई की तरफ से यह कार्रवाई इस वक्त। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, एक बड़ी कार्रवाई और लगातार ऐसे लोगों पर भी अब कार्रवाई होती हुई, जिसे लेकर अब तक सवाल उठाए जाते थे कि सिर्फ कार्रवाई के जद में छोटे ही अधिकारी या कर्मचारी क्यों? जिस तरह से लगातार राज्य सरकार कहती रही है कि भ्रष्टाचार के जद में जो भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो। तो अब इस बात की तस्दीक होने लगी है और साफ तौर पे जो आज कार्रवाई हो रही है, मृत्युंजय कुमार जो है खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी हैं और उनके ठिकानों पर छापेमारी होना इस बात का को प्रमाणित कर रहा है कि सरकार जो कर रही है वो अक्षरशः वो सामने आ रहा है। मृत्युंजय कुमार के जो ठिकाने हैं पटना, कटिहार और अररिया, सभी जगहों पे छापेमारी चल रही है। रेड कंडक्ट किया गया है। एडीजी स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो नैयर हसनैन खान है, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मृत्युंजय के जो भाई है धनंजय और उनकी एक महिला मित्र हैं रत्ना, उन दोनों को भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है और
अरबों की कुछ संपत्ति का अभी आकलन सामने आया है। हालांकि छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिलते हैं वो कितने पर्याप्त होते हैं, क्योंकि जो एफआईआर लॉन्च किया गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो कोर्ट है उसमें, और वहीं से वारंट करवा करके ये छापेमारी तामील की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी छापेमारी जो है वो कितने देर चलेगी ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो छापेमारी के दौरान दस्तावेज मिलेंगे वो कहीं न कहीं मृत्युंजय के खिलाफ जो है पर्याप्त साक्ष्य होंगे और उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर पटना सिटी से, जहां बाईपास के चैनपुरा मोहल्ले में अपराधियों ने घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू के बल पर अपराधियों ने 80,000 नकद और करीब 2.5 से 3 लाख के जेवरात लूट लिए। अपराधियों ने घर में मौजूद महिला से पिटाई भी की है। घायल महिला को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन घटना पर संदेह भी जाहिर किया जा रहा है। लोग घर में घुसे, मेरी पत्नी को डायरेक्ट मुंह बांध दिए, पैर हाथ बांध दिए और उसके बाद उनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की है। उनका गला भी दबाया गया था कपड़े से और छुरी दिखा के, चाकू दिखा के बोला कि अगर हल्ला करोगी तो तुमको भी मार देंगे और तुम्हारे घर में जो है उसको भी मार देंगे। उसको मारा और फिर गोदरेज उसका चाबी पता किया, गोदरेज खुलवा के जो भी सोना का जेवरात वगैरह था वो लूटपाट के ले गया। मामला क्या लग रहा है सर, दिन दहाड़े वारदात की बात? वारदात हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो घटना होगी तो पकड़ा जाएगा। और अब एक अच्छी खबर, जी हां, देश की आबादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। सर्वे में बिहार की बात करें तो बिहार में भी बेटियों का बोलबाला देखने को मिला है। बिहार में अब 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं, जो कई राज्यों से कहीं ज्यादा है। और यही नहीं, देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 1990 के दशक में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात जो है वो 927 था। 2005 और 6 में यह आंकड़ा 1000 तक का आ गया और हालांकि 2015 और 16 में यह घटकर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आंकड़ा 991 तक पहुंच गया था। हालांकि इस बार ये आंकड़ा 1000 के मुकाबले 1020 तक पहुंच गया है। एनएफएचएस के 5वें राउंड के सर्वे में 2010 और 14 के दौरान पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 66.4 साल है, जबकि महिलाओं में ये 69.6 साल है। तो आजादी के बाद पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में आंकड़ा सामने आया है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, जबकि इससे पहले 991 महिलाएं थी। ये जो आंकड़ा था 1000 पुरुषों की तुलना में 991 हुआ करता था। बिहार में भी ये आंकड़ा जो है 1000 पुरुष पर 1090 महिलाओं का इस वक्त सर्वे की जानकारी के तौर पर, अच्छी खबर के तौर पर सामने है और कई राज्यों से ये कहीं बेहतर है। रिपोर्ट को लेकर पटना वासी भी ये मानते हैं कि जागरूकता का असर है। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो राजधानी वासियों से हम जानते हैं कि सर, अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुरुष की भी संख्या बढ़नी चाहिए और महिला की संख्या बढ़ी है, इसलिए महिला लोग हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है वो लगता है कि सफल हो रहा है, क्योंकि पहले लोग महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं देते थे, सोचते थे कि भाई हमारे पर लायबिलिटी है, लेकिन आज के युग में देखा जा रहा है तो महिलाएं भी जो हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं। हम लोग आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और समानता हो गया है। महिला और पुरुष में अब भेदभाव नहीं है जो पहले था।
पहले बेटी होती थी, लोग चिंतित होते हैं, आज बेटी में कोई चिंता नहीं करता है, बोलता है कि बेटा है। अब बेटा बेटी में फ़र्क क्या है? बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पहले के जो लोग थे उन लोगों की सोच कुछ अलग थी, लेकिन उन लोग अशिक्षित थे, इसलिए इस तरह के विचारधारा लड़की और लड़का में करते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा में प्रचार हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे, तो उन लोग समझने लगे कि हाँ, बेटी को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ज़्यादा हो रही है, बच्ची ज़्यादा हो रही, नहीं तो पहले तो बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इससे तो अच्छा है ना जो लड़की की जनसंख्या ज़्यादा हो रही, क्योंकि लड़कियां लोग की संख्या बढ़ेगी। अभी बहुत शिक्षित भी हो रही हैं लड़कियां लोग, बहुत आगे बढ़ रही है। देख के ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे हम सबसे पहले उन पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि ये समझें कि बेटियों और बेटों में कोई ज़्यादा क्या, बिल्कुल 0% अंतर है ही नहीं। बिल्कुल वक्त बदलने के साथ साथ जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी सुधार हुआ है, क्योंकि 2015 और 16 का आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि जो बेटियों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है, 1000 पुरुषों पर 991 है, लेकिन अब बढ़कर 1000 पुरुषों की तुलना में अब 1020 महिलाएं हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में आइए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। महिलाओं का अनुपात घटना सामाजिक कलंक के जैसा है। अमर्त्य सेन ने इसके लिए मिसिंग वुमेन टर्म का प्रयोग किया था। लड़कियां कम होने से परिवार को बहू की समस्या थी। समाज और सरकार के लिए यह चिंता का विषय थी। पीएम के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से स्थिति में सुधार आया है, लोगों की सोच बदली है और यह आंकड़ा सुखद है। इजराइल दुनिया भर में अपनी ऐसी कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है जिसे उसने दशकों से पानी की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया है। अब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान फसल चक्र बढ़ाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिशन पानी रिपोर्ट देखिए आप। बुंदेलखंड में विशेष समस्या पानी की कई सालों से रही है। आए दिन भी समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आए दिन यहाँ के जो भी खेती से रिलेटेड हमारे किसान हैं वो खेती को मजबूरी में छोड़ते हुए कहीं ना कहीं बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पहले से आज की कंडीशन में ऐसा है कि दिन प्रतिदिन हम लोगों की खेती की जो उपज होती है वो कम होती गई है। खर्चा ज़्यादा हो रहा, प्रॉफिट कुछ होता नहीं है, और जिस वजह से हम लोगों को आज आधुनिक खेती की ओर बढ़ना पड़ रहा है। मुझे आधुनिक खेती में इंटरनेट के जरिए नेट एफएम कंपनी के बारे में पता चला, जो कि एक इजराइल की कंपनी है। और नेट एफएम कंपनी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि नेट एफएम में जो ड्रिपर होता है ड्रिप में, तो जो पहला ड्रिपर है और लास्ट का ड्रिपर, इन दोनों के जो पानी का डिस्चार्ज है वो बराबर समानता रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 एकड़ पे अगर 8 से 10,000 प्लांट आते हैं अपने, तो 10,000 के 10,000 पौधों के पास बराबर पानी जाता है और बराबर खाद जाता है। चना, गेहूं, मटर, सरसों की खेती करता था, उसमें मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने की वजह से श्री महेंद्र जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा हमारे लिए जो है बताया गया कि आप जो है ये खेती छोड़ के सब्जी की खेती कर कीजिए। तिवारी जी के द्वारा नेटाफेम ड्रिप लगाया गया, तो हमने मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और शिमला मिर्च है, इसकी जो है सब्जियां तैयार की। उसमें हमको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुई। उम्मीद भी है कि आगे चल के हमारी खेती अच्छी होगी, हम सफल किसान बनेंगे। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।